हेलो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इससे पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि हमारे पास यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 Q2, तो ये दोनों एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे वो आकर्षण हो, उसको हम कूलम के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कूलम के नियम द्वारा हम इसका परिणाम भी निकाल सकते हैं और उसकी दिशा भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश दिए हुए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो तो हैं यहाँ पे दिए हुए। अब दो से अधिक आवेश भी आपके पास हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 Q2 तो आवेश दिए हुए, इसके साथ साथ हमें Q3 Q4 और Q5 आवेश भी दिए हुए। और तब आपसे अब पूछा जा रहा है कि Q1 पर इन सभी आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है, उसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप कूलम के नियम द्वारा Q1 पर इन सभी आवेशों के कारण जो बल आरोपित हो रहा है, जो इन सभी आवेशों के कारण बल लग रहा है, उसको कूलम के नियम द्वारा नहीं निकाल सकते। कूलम के नियम द्वारा तो हम सिर्फ दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे Q2 के द्वारा Q1 पर बल है वो निकाल सकते हो, या Q3 के द्वारा Q1 पर कितना बल लग रहा है वो निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी दो स्थिर बिंदु आवेश बना रहे। उसी प्रकार से Q4 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है वो निकाल सकते हो। उसी प्रकार से Q5 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है वो निकाल सकते हो। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कुल बल इस पर Q1 पर कितना लग रहा है, तो फिर आप कूलम के नियम द्वारा इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ Q1 पर जो इन सभी आवेशों के कारण परिणामी जो बल लग रहा है, जो Q2 Q1 पर लगा रहा है, Q3 Q1 पर लगा रहा है, Q4 Q1 पर लगा रहा है, Q5 Q1 पर लगा रहा है, तो उन सब का जो परिणामी है यानी टोटल बल जो Q1 पर लगेगा वो कैसे में निकाला जाता है, वो फिर अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पे कूलम का नियम हमारी मदद नहीं करता, तो कौन हमारी मदद करता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा हम Q1 पर जो परिणामी बल है वो ज्ञात कर सकते हैं। और अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे इसलिए अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लग रहा है क्योंकि जो Q2 है जो Q1 पर बल लगाएगा, या फिर Q3 जो Q1 पर बल लगाएगा, या Q4 जो Q1 पर बल लगाएगा, तो वो अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यानी Q2 जो Q1 पर बल लगाएगा तो यहाँ पे Q3 बल भी है, यहाँ पे Q3 आवेश भी रखा गया है, Q4 भी रखा गया है और Q5 भी रखा गया है। तो Q3 भी इस पे बल लगा रहा है, Q4 भी Q1 पर बल लगा रहा है, Q5 भी Q1 पर बल लगा रहा है। लेकिन Q2 के द्वारा जो इस पर बल लगेगा, इन तीनों के कारण लगने वाला बल उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो इस कारण हम यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अब हमें क्या बताता है, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हम इसको पढ़ते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत वाकई क्या है, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है। तो अब हम उसको देखते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई स्थिर बिंदु आवेश है, मान लेते हैं मेरे पास कोई स्थिर बिंदु आवेश Q0 है, और इसके साथ ही मेरे पास अन्य आवेश भी दिए गए हैं, मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 और इसी प्रकार से Q1 तक मेरे पास आवेश दिए गए हैं। यानी ये पूरा मेरे पास एक निकाय दिया हुआ है जिसमें मेरे पास n स्थिर बिंदु आवेश दिए गए हैं। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसका कथन क्या है, वो हमें बताता है कि Q1 के द्वारा Q0 पर जो बल लगेगा, जैसे यहाँ पे Q1 के द्वारा Q0 पर कितना बल लगेगा, मान लेते हैं दोनों क्या है, धनात्मक है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q0 पर Q1 के द्वारा जो बल लगेगा क्या हो जाएगा, F01 वेक्टर। उसी प्रकार से Q2 के द्वारा Q0 पर जो बल लगेगा क्या हो जाएगा, F02 वेक्टर। उसी प्रकार से Q3 के द्वारा Q0 पर जो बल लगेगा क्या हो जाएगा, F03 वेक्टर। और उसी प्रकार से Q4 Q5 Q6 ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट वाला ले लेते हैं हम Qn के द्वारा लगेगा F0n वेक्टर। तो Q0 पर इन सभी आवेशों के कारण जो बल लग रहा है वो हमने देख लिया, F01 F02 F03 F04 F05 और इसी तरह से चलते जाएंगे और F0n वेक्टर तक। अब इसका सिद्धांत हमें क्या बता रहा है कि Q0 पर इन सभी आवेशों के कारण जो बल लगाए जाए, यानी ये जो जितने बल लग रहे हैं इनका यदि हम क्या कर दें, सदिश योग कर दें, इनका क्या योग करना है, सदिश योग करना है,
तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल पता चल जाएगा। तो यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है कि यदि हमारे पास कोई एक स्थिर बिंदु आवेश दिया गया है तो उस पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होता है उन सब का यदि हम सदिश योग कर दें तो उस बिंदु आवेश पर जो परिणामी बल होगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपका क्या अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी आपको क्या करना है, इसमें क्यू नॉट पर अगर आपको परिणामी बल ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी का सदिश योग करना पड़ेगा। यानी जो एफ वेक्टर है, परिणामी बल अगर मैं मान लूँ कि क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल कितना है, एफ वेक्टर है, तो एफ वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर और इसी तरह से F0n वेक्टर को इन सबका सदिश योग करना पड़ेगा, तो मुझे परिणामी बल ज्ञात हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से, इसमें F01, F02, F03, F0n निकालेंगे और फिर इसका सदिश योग किस प्रकार से किया जाएगा, अब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास XYZ एक निर्देशांक निकाय है जिसमें n बिंदु आवेश इस प्रकार रखे गए हैं और हमें क्या करना है, Q नॉट पर इन सभी आवेशों के कारण Q1, Q2, Q3, Q4 और इसी तरह से Qn तक आवेश हमारे पास जो दिए गए हैं उनके कारण Q नॉट पर लगने वाले परिणामी बल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, Q नॉट पर सभी आवेश जो बल लगाएंगे उसको अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। यानी Q1 Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है, Q2 Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है, Q3 Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है, इसी प्रकार से चलते चलते Qn Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है, ये सब हम ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद उसका सदिश योग करके हम Q नॉट पर लगने वाले परिणामी बल को भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब Q नॉट पर आपको बल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि O से Q नॉट की स्थिति R नॉट वेक्टर द्वारा प्रदर्शित हो रही है। उसी प्रकार से Q1 की स्थिति को हम R1 वेक्टर द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, Q2 की स्थिति को R2 वेक्टर द्वारा और इसी प्रकार से Qn की स्थिति को हम Rn वेक्टर द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये तो आपने क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओ क्या है यहाँ पे मूल बिंदु जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं कि XYZ निर्देशांक निकाय में Q1, Q2, Q3, Qn की स्थिति क्या है। अब हमने इन दोनों आवेशों की भी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति देखनी है, तो Q1 की Q नॉट के सापेक्ष स्थिति को मान लेते हैं R01 वेक्टर है। उसी प्रकार से Q2 की मान लेते हैं R02 वेक्टर है। उसी प्रकार से Q3 की R03 वेक्टर हो जाएगी और उसी प्रकार से Qn की R0n वेक्टर स्थिति है। तो ये हमने क्या कर लिया, मूल बिंदु के सापेक्ष भी इनकी स्थिति देख ली और एक दूसरे के सापेक्ष भी इनकी स्थिति देख ली है। अब हमारा काम क्या है कि F01, F02, F03 इनका मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले परिमाण तो आप ज्ञात कर सकते हो। परिमाण के लिए क्या करोगे, F01 वेक्टर है तो इसका परिमाण तो कैसे निकाल लोगे, कूलम का नियम लगाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दोनों आवेशों का गुणनफल क्या है, Q1 Q नॉट और दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की स्थिति सदिश क्या है, R01 वेक्टर है। अब दूरी का मतलब परिमाण का मतलब है कि R01 वेक्टर का आप परिमाण निकालोगे। तो R01 वेक्टर का परिमाण क्या है, परिमाण के लिए मैंने बताया आपको कि कोई भी सदिश है उसको आप मॉड के अंदर रख दोगे तो उसके परिमाण को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे इसका परिमाण क्या हो जाएगा, R01 वेक्टर का मॉड और इसका होल स्क्वायर। ये तो सूत्र हो गया, इस सूत्र से तो आपने इसका परिमाण निकाल लिया। अब इसकी दिशा निकालनी है, तो दिशा के लिए क्या शॉर्टकट बताया कि जिस दिशा में ये बल लग रहा है उसी दिशा में एक एकांक सदिश ले लो तो वो उसकी दिशा को बताएगा। तो इस दिशा में एकांक सदिश क्या है, R01 कैप ले लेते हैं। तो यानी R01 कैप से मैं इसको गुणा कर दूंगी तो इसकी दिशा भी बता देगा। तो यानी इस तरह से आपने F01 वेक्टर को ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार से आप F02 वेक्टर को भी ज्ञात कर सकते हो। तो F02 वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट R02 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और R02 कैप। तो इसी तरह से सबको निकालना जरूरी नहीं है। अब लास्ट वाला निकाल लेते हैं हम F0n वेक्टर। तो यहाँ से F0n वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R0n वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए क्या कर देंगे R0n कैप।
तो इस तरह से आपने क्यू नॉट पर इंडिविजुअल चार्जेस के कारण यानी अलग अलग सभी आवेशों के कारण क्यू नॉट पर लगने वाले बल को ज्ञात कर लिया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से इस पर क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे? इन सब को आप क्या कर दोगे? सदिश योग कर दोगे। तो इन सब का सदिश योग कर दोगे तो आपको क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल भी ज्ञात हो जाएगा। तो बस इसका सदिश योग कर लेना है, यानी क्यू नॉट पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा अब कितना हो जाएगा? एफ नॉट वैक्टर बराबर ये हो जाएगा आपका F01 वैक्टर प्लस F02 वैक्टर प्लस F03 वैक्टर और इसी तरह से F0n वैक्टर। अब इनका मान आप इसमें रख दो तो यानी आपको परिणामी बल पता चल गया किस पर? क्यू नॉट पर। तो ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है और इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं आपके पास अन्य आवेश दिए गए हों, दो हो सकते हैं, 3 आवेश का सिस्टम हो सकता है आपके पास, 3 आवेशों का निकाय हो सकता है, 4 आवेशों का हो सकता है, 5 आवेशों का हो सकता है, कितने भी आवेशों का आपके पास निकाय दिया जा सकता है और उसी के आधार पर आपको क्या करना है? जिस आवेश पर आपको पूछा जाएगा उस पर परिणामी बल निकालने का तरीका यही होगा। इसमें किसी भी आवेश पर पूछा जा सकता था, जैसा इसमें आपको क्यू नॉट पर पूछा है, क्यू एन पर भी पूछा जा सकता था, Q2 पर भी पूछा जा सकता था, Q3 पर भी पूछा जा सकता था, Q3 पर भी पूछा जा सकता था, किसी पर भी पूछा जाए तो सबके लिए तरीका वही है परिणामी बल निकालने का। क्या करना है? सभी आवेशों के कारण उस जिस पर पूछा गया है उस पर पहले अलग अलग कूलम बल की सहायता से अलग अलग बल निकाल लेना है और उन सभी बलों का क्या कर देना है? सदिश योग कर देना है, तो वो वहाँ पर परिणामी बल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद की वीडियो में हम कूलम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न और अध्यारोपण के नियम पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा उसको पढ़ेंगे।